गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस कॉन्सेप्ट्स में। हम लोगों ने लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट किया था और पिछले वीडियो में मैंने आपको पदार्थों के गुणों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। आज मैं पदार्थ के गुणों से संबंधित कुछ नए क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं, जो कि लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि पदार्थों के गुणों से संबंधित कुछ नए क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। देखिए, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है पास्कल के नियम पे। तो आइए दोस्तों, हम लोग पास्कल के नियम को समझ लेते हैं कि पास्कल का नियम क्या होता है। देखिए, यदि हम किसी बर्तन में किसी लिक्विड को भरें और ये लिक्विड कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने आइडियल लिक्विड की परिभाषा पढ़ी होगी, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि ऐसा लिक्विड जो नॉन विस्कस होता है, जिसमें विस्कोसिटी नहीं पाई जाती, जिसमें श्यानता नहीं पाई जाती, और जो इनकम्प्रेसिबल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल लिक्विड कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आइडियल लिक्विड तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा लिक्विड आपको लेना है जो इनकम्प्रेसिबल हो, यानी कि जो दबाया ना जा सके, जिसको हम दबा ना सकें, यानी कि उस पर प्रेशर लगाने पर जिसका वॉल्यूम कम ना हो, ऐसे लिक्विड को हमको यहाँ पे लेना है। तो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। तो अगर किसी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड को हम किसी कंटेनर में भर करके उसे चारों तरफ से बंद कर दें, और यहाँ पर देखिए केवल दो ही प्रकार की ओपनिंग है और दोनों जगह पे हमने क्या लगा रखा है, पिस्टन लगा रखा है। अब यहाँ पर मान लीजिए हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, स्मॉल एफ, और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, स्मॉल एफ है, और यहाँ पे हमने इसके ऊपर कोई लोड रख दिया है, ये लोड मान लीजिए कितना है, डब्ल्यू है। अब पास्कल का नियम ये कहता है कि जब भी किसी स्टैटिक फ्लूइड पर और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पर जब हम कोई प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर पूरे लिक्विड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि जितना भी प्रेशर आप यहाँ पे लगाएंगे वो प्रेशर पूरे लिक्विड में हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो जितना एक्स्ट्रा प्रेशर आप यहाँ पे लगाओगे उतना ही प्रेशर हर जगह इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी, यानी कि इस लोड पर भी इतना ही प्रेशर लगने लगेगा। तो मान लीजिए कि मैं इस लोड को, इस फोर्स को लगा करके इस लोड को उठाना चाहता हूं, तो जब भी हम इस लोड को राइज करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें इस लोड के बराबर ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कितना प्रेशर लगाया, स्मॉल एफ अपॉन में स्मॉल ए, और यहाँ पे कितना प्रेशर आया, अगर यहाँ पे डब्ल्यू लोड को राइज कर रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है, अगर वो कैपिटल एफ है तो कैपिटल एफ अपॉन में, तो कैपिटल एफ अपॉन में कैपिटल ए, ये क्या हो गया, यहाँ पे जो प्रेशर में इंक्रीज हुआ। और मैंने बताया कि जितना प्रेशर यहाँ पे लगाया जाएगा उतना ही प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज होगा, यानी कि ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल एफ बराबर में आप क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इनटू में एफ। और देखिए कैपिटल ए अपॉन में स्मॉल ए, ये हमेशा क्या आएगा, एक से बड़ा आएगा। इसका मतलब कि एफ विल बी ग्रेटर देन स्मॉल एफ, यानी कि छोटा सा फोर्स लगा करके आप उससे कोई बड़ा लोड राइज कर सकते हैं, किसी बड़े लोड को उठाया जा सकता है। तो पास्कल के नियम का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग करते हैं। और देखिए जो हाइड्रोलिक ब्रेक होती है, तो जो नॉर्मल ब्रेक होती है उसमें देखिए स्प्रिंग को फैलाने के लिए, या कह लीजिए कि स्प्रिंग स्क्रू को ब्रेक ड्रम में स्पर्श कराने के लिए, उससे टच कराने के लिए हम लोग जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के लिए जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग यहाँ पे पास्कल का नियम यूज़ करके तब लगाते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग ब्रेक लगाने के लिए फोर्स लगाएंगे और यहाँ से जो फोर्स मिल रहा है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ब्रेक ड्रम में, ब्रेक शू को ब्रेक ड्रम से टच कराने के लिए। तो देखिए इस तरीके से पावर ब्रेक में हम लोग पास्कल के नियम का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बैरोमीटर में अचानक गिरावट से संकेत मिलता है। देखिए बैरोमीटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेशर को मापने के लिए, और बैरोमीटर में अचानक गिरावट का मतलब ये होता है कि वहाँ पर प्रेशर का डिक्रीज़ हो जाना। और देखिए यदि कहीं पर किसी दूसरी जगह पर प्रेशर हाई है तो आपको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लूइड फ्लो करता है, यानी कि हवा का जो बहाव होता है वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ होता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी क्षेत्र में बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से
डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, इसका मतलब कि वहाँ का प्रेशर कम हो गया। और अगर प्रेशर कम हो गया तो आसपास के क्षेत्र से वायु कम प्रेशर की तरफ तेज़ी से बहने लगेगी, यानी कि ये इंडिकेट करता है तूफ़ानी मौसम का, यानी कि स्टॉर्मी वेदर की तरफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एयर फ्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की तरफ, उसी तरीके से देखिए हीट एनर्जी ये फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। मान लीजिए टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है और T1 इज़ ग्रेटर देन T2, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ये हीट एनर्जी अपने आप फ्लो करती है। और हीट एनर्जी की डेफिनेशन भी कुछ इसी प्रकार से दी जाती है कि ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हीट एनर्जी कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए इलेक्ट्रिक करंट ये कैसे फ्लो करती है, ये फ्लो करती है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। मान लीजिए कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल V1 है और किसी पॉइंट का पोटेंशियल V2 है एंड V1 इज़ ग्रेटर देन V2, तो आप ये कहेंगे कि करंट इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ फ्लो करेगी, यानी कि पॉइंट 1 से 2 की तरफ फ्लो करेगी, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्दियों में झील की सतह जम जाती है लेकिन इसके तल का पानी अभी भी तरल क्यों रहता है। आइए दोस्तों इसका हम लोग आंसर ढूंढते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि ये झील है, ठीक है, और ये झील में पानी भरा हुआ है। अब देखिए झील का पानी कब जमेगा, जब झील का पानी धीरे धीरे ठंडा होगा और वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा, तब उसके बाद फिर झील का पानी जमना शुरू होगा। अब देखिए पानी में एक विशेष गुण पाया जाता है और वो विशेष गुण ये है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का वॉल्यूम ये सबसे कम होता है, इसीलिए इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम सबसे कम होता है और इसकी डेंसिटी D जो होती है ये सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए जब यहाँ पे जो ऊपर पानी है सतह पर, जब इस पानी को जमना होगा तो बाहर की एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में चूँकि ये पानी है तो यहाँ से हीट निकल करके बाहर की तरफ यानी कि एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगी और धीरे धीरे ये पानी क्या होगा, ठंडा होगा। लेकिन जैसे ही ये पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचेगा इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और मैक्सिमम डेंसिटी होने के कारण ये पानी नीचे की तरफ आ जाएगा। क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई है तो डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये पानी नीचे की तरफ आ जाएगा और जो नीचे का पानी है ये हल्का होने के कारण, कम डेंसिटी होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। अब यही प्रक्रिया जो पानी यहाँ से ऊपर आया है इसके साथ भी होगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं था, तो ये भी पानी अब चूँकि सतह के संपर्क में आ गया है, बाहरी वायुमंडल के संपर्क में आ रहा है, तो धीरे धीरे अब इसका भी टेम्परेचर कम होगा और जैसे ये पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँचेगा फिर ये वाला पानी भी नीचे आ जाएगा और दूसरा पानी नीचे से ऊपर आ जाएगा, यानी कि सतह पे आ जाएगा। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरे पानी का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता। अब देखिए दोस्तों, जब पूरे पानी का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है तो अब क्या होगा, अब जब इस सतह से हीट एनर्जी बाहर निकलेगी तो अब इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होना शुरू हो जाएगा और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ये इसका टेम्परेचर कम होगा तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचने के बाद फिर ये पानी से बर्फ़ बनने लगेगा, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी से 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ़ बनने लगेगा। अब चूंकि बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है पानी से तो बर्फ़ ये नीचे की तरफ नहीं जाएगी, जो कि बर्फ़ हल्की होती है उसकी डेंसिटी कम होती है तो ये बर्फ़ ऊपर की तरफ ही रहेगी और नीचे का ये जो पानी रहेगा वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ऊपर एक लेयर बन जाती है बर्फ़ की, जबकि नीचे पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेंटेन रहता है। तो यही कारण है कि नीचे का जो पानी है वो नहीं जम पाता है, जबकि ऊपर का जो पानी है
वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे टेम्परेचर तक जाता है और वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा कर के जम जाता है। और इसी कारण से पानी के अंदर, झील के अंदर भी जीव जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो जीव जंतु पाए जाएंगे वहाँ पे बर्फ़ नहीं है, बल्कि वहाँ पे क्या है, पानी है। और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, तो ये आसानी से वहाँ पे श्वसन कर सकते हैं और आसानी से वहाँ पर जीवित रह सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, इसलिए पूरी प्रोसेस हो पाती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एसर्शन रीजन टाइप का है। एक लोहे का गोला पारा पर तैरता है लेकिन पानी में डूब जाता है। आइए दोस्तों इसका पहले कारण समझते हैं, देखते हैं कि कोई वस्तु कब तैरती है और कब वो डूब जाती है। चलिए दोस्तों आइए समझते हैं कि कोई वस्तु कब तैरती है। देखिए मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है, इसके मटेरियल की डेंसिटी क्या है, स्मॉल डी है, और जिस लिक्विड में ये तैर रही है उसकी डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। वस्तु का पूरा आयतन क्या है, वी है, और वस्तु का जितना भाग इस लिक्विड के अंदर डूब करके तैर रहा है उसका आयतन कितना है, वी डैश, यानी कि इस वस्तु का वी डैश आयतन इस लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है और बाकी आयतन जो है बाहर है। देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी वस्तु जब किसी लिक्विड में आंशिक रूप से डूबती है तो इसके ऊपर एक बल लगता है जिसे हम उत्क्षेप बल या फिर उत्प्लावन बल कहते हैं। और अगर ये उत्प्लावन बल इस वस्तु के भार के बराबर हो जाता है तब वो वस्तु तैरती है। यही जो है तैरने का नियम है। और आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि किसी वस्तु के द्वारा हटाए गए लिक्विड का वेट ही उस पे लगने वाले उत्प्लावन बल के बराबर होता है। तो देखिए इस वस्तु का वेट कितना होगा, वेट इसका कितना होगा, देखिए v इंटू में d इंटू में g। देखिए मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो v इंटू डी ये क्या हो गया, मास इंटू में g क्या हो गया, इसका वेट हो गया। और इसका वेट इसके द्वारा हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होना चाहिए। तो कितना लिक्विड ये हटा रही है, वी डैश वॉल्यूम का, कितनी डेंसिटी है लिक्विड की, सिग्मा, और इनटू में जी। तो ये हटाए गए लिक्विड का वेट हो गया, यानी कि ये उत्प्लावन बल हो गया, और ये वस्तु का भार हो गया। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तभी वस्तु तैरती है। तो यहाँ से देखिए जी और जी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी डैश अपॉन में वी डैश अपॉन में v ये कितना हो जाएगा, d अपॉन में सिग्मा, d अपॉन में सिग्मा। अब देखिए यहाँ से दोस्तों स्पष्ट पता चलता है कि कोई वस्तु तैरने का मतलब ये है कि v डैश हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि v डैश वो हिस्सा है जो लिक्विड के अंदर है। अगर v डैश बराबर में v के हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु पूरा पानी में डूब गई। तो हमें वस्तु को तैराना है, तो इसका मतलब कि v डैश हमेशा v से कम होना चाहिए। अब देखिए v डैश अगर v से हमेशा कम है, इसका मतलब कि d हमेशा कम होना चाहिए सिग्मा से। तो इसका मतलब ये है कि जो भी वस्तु पानी में तैर रही है, यदि उसका घनत्व जिस लिक्विड में वो तैरेगी यदि उसके घनत्व से कम होगा तभी वो उसमें तैर सकती है। इसका मतलब कि d का मान हमेशा सिग्मा के मान से कम होना चाहिए। और देखिए d अपॉन में सिग्मा, यानी कि किसी भी मटेरियल की डेंसिटी किसी दूसरे मटेरियल के रिस्पेक्ट में यदि डेंसिटी निकालते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। और अगर किसी भी मटेरियल की डेंसिटी हम लोग पानी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे क्या है, d अपॉन में सिग्मा। तो तैरने के लिए v डैश कम होना चाहिए, v ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब कि ये चीज़ 1 से छोटी होनी चाहिए। और अगर ये चीज़ 1 से छोटी आ रही है, मतलब कि अगर v डैश बटे v ये 1 से छोटा आएगा, कब, जब d की वैल्यू कम होगी और सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि d बटे सिग्मा भी 1 से छोटा होना चाहिए, यानी कि d हमेशा कम होना चाहिए और सिग्मा हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि d अपॉन में सिग्मा ये क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। अभी कह रहा है कि एक लोहे का गोला पारे पर तैरता है। तो लोहे का गोला पारे पर कब तैरेगा, जब लोहे का घनत्व पारे के घनत्व से क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे कारण में दे रहा है कि लोहे का विशिष्ट गुरुत्व पारे से अधिक है। तो भाई अगर लोहे का विशिष्ट गुरुत्व यानी कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर पारे के स्पेसिफिक ग्रेविटी से अधिक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, लोहे की डेंसिटी और बटे में डेंसिटी ऑफ वाटर, यही हो जाएगी इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये कम होनी चाहिए किससे, सिग्मा बटे में डेंसिटी ऑफ
वाटर। तो देखिए दोनों तरफ डेंसिटी ऑफ वाटर है, इसका मतलब कि डी कम होने जाना चाहिए किससे, सिग्मा से। डी का मान हमेशा सिग्मा से कम होना चाहिए, यानी कि वस्तु का घनत्व तो हमेशा लिक्विड के घनत्व से कम होना चाहिए। तो डी का मान हमेशा सिग्मा से कम होना चाहिए। अगर मैं दोनों तरफ डी डब्ल्यू यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दूं तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा। तो इस तरीके से चूँकि डी डब्ल्यू दोनों तरफ सेम है, इसका मतलब कि यहाँ पर इसकी वैल्यू, इसका मतलब कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वैल्यू से भी कम आएगी। यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में भी यदि हम लोग बात करें तो मटेरियल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है जिससे वो वस्तु बनी है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पारे की स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रीजन में दे रखा है कि लोहे का विशिष्ट गुरुत्व पारे से अधिक होना चाहिए, यानी कि ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पे दोस्तों कारण यानी कि रीज़न जो दिया गया है वो गलत है और असर्शन जो दिया गया है यानी कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। देखिए वैसे तो आपने दोस्तों सुना होगा कि लोहे की कील वो पानी में डूब जाती है, जबकि लोहे का जहाज़ जो होता है वो पानी में तैरता रहता है। उसका कारण ये होता है कि लोहे का जहाज़ जब बनाया जाता है तो उसका आयतन इतना ज़्यादा रखा जाता है कि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, पानी से भी उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। जहाज़ की डेंसिटी, लोहे की डेंसिटी नहीं दोस्तों, जहाज़ की डेंसिटी जो होती है वो पानी से कम हो जाती है, इसीलिए जहाज़ जो है वो पानी पे तैरने लगता है। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर सुई की हो रही है। देखिए दोस्तों मैंने आपको पृष्ठ तनाव बताया था और मैंने बताया था कि पृष्ठ तनाव में कोई भी लिक्विड जब किसी दूसरे लिक्विड के कांटेक्ट में या फिर किसी फ्लूइड के कांटेक्ट में या एयर के कांटेक्ट में या किसी भी गैस के कांटेक्ट में आता है तो उसके इंटरफेस पे यानी कि सरफेस पे पृष्ठ तनाव काम करता है, यानी कि उस लिक्विड की जो सरफेस है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरीके से, एक तनी हुई झिल्ली की तरीके से काम करती है और इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। अगर आप पानी पर कोई एक पतला कागज़ लें और इस पतले कागज़ पे सुई को रख करके पानी बिल्कुल स्थिर रहे और आप इसको छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो कागज़ है वो गीला होता जाएगा और गीला होकर के ये डूब जाएगा, लेकिन सुई जो होगी वो पानी पे तैरती रहेगी। उसका कारण है पृष्ठ तनाव, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण जल के जो अणु हैं ये सुई के अणुओं पर ये दोनों तरफ से इस पर बल लगाते रहेंगे और इसी बल के कारण ये सुई यानी कि ये जो पृष्ठ तनाव है, इसी पृष्ठ तनाव के कारण ये सुई जो है ये इसके पृष्ठ पर टिकी रहती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कुएं से पानी की बाल्टी उठाते समय हमें लगता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? आइए देखिए इसके बारे में सोचते हैं। इसका सही आंसर ए है कि पानी की सतह के ऊपर जैसे ही बाल्टी आती है तो बाल्टी आपको भारी प्रतीत होने लगती है। उसका कारण है दोस्तों, उसका कारण ये है कि जब तक बाल्टी पानी के अंदर रहती है तब तक उसका वेट कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जब बाल्टी पानी के अंदर होगी तो उस पर उत्प्लावन बल काम करेगा और उत्प्लावन बल काम करने के कारण बाल्टी का जो वेट होगा वो वेट से कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बाल्टी का वेट जो है वो नीचे की तरफ है W और इस पे ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल कितना लग रहा है B, तो इसका नया वेट W डैश बराबर में कितना हो जाएगा, W माइनस में B। ये बाल्टी की वेट की बात हो रही है और उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है उस पानी की वेट की अगर बात करें तो उस पानी का वेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस पानी का वेट अगर मैं इसको W1 कह दूं तो W1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए पानी अगर पानी के ही अंदर है तो उसका वेट कितना होगा, 0 होगा। पानी के अंदर पानी का ही वेट कितना होगा, 0 होगा। देखिए दोस्तों तैरने के लिए अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि V डैश बटे V बराबर में D अपॉन में सिग्मा। अब एज्यूम करिए, कल्पना करिए कि पानी की बनी हुई कोई वस्तु है, मान लीजिए कि कोई वस्तु है जो पानी की बनी हुई है और उसको आपने पानी के अंदर छोड़ दिया। तो देखिए जो वस्तु बनी है वो पानी की बनी है और जिसके अंदर उसको आपने छोड़ा है यानी कि वो लिक्विड भी क्या है, पानी ही है। तो D और सिग्मा यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। तो D और सिग्मा बराबर हो जाएंगे तो V डैश बटे V कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि V डैश बराबर क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। तो अगर V डैश बराबर में V आ जाएगा इसका मतलब कि पानी की जो वो वस्तु बनी है वो पूरा डूब करके तब तैरेगी, यानी कि पूरा पानी के अंदर डूब जाएगी और फिर वो तैरेगी।
अब वो तैर रही है, इसका मतलब कि उसका वेट कितना है, वहाँ पर 0 है। नीचे की तरफ जो नेट वेट उसका होगा वो कितना है, 0 है। तो पानी जब पानी के ही अंदर है तब उसका वेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बाल्टी बाहर आएगी तो पानी का वेट भी उस पर काम करने लगेगा। यानी कि जब तक बाल्टी पानी के अंदर है तब तक बाल्टी का वेट भी कम है और पानी का वेट भी नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही बाल्टी बाहर आएगी पानी का वेट भी काम करेगा और बाल्टी का भी पूरा वेट काम करने लगेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे ही बाल्टी बाहर आएगी उसका वेट बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र में तैरते समय एक हिमखंड का कौन सा हिस्सा समुद्र की सतह से ऊपर होता है। देखिए दोस्तों, अभी आपने पढ़ा कि V'/V ये होता है D अपॉन में सिग्मा। D क्या है, इस वस्तु का घनत्व है, और सिग्मा क्या है, इस लिक्विड का घनत्व है। अब यहाँ पे आप देखिए कह रहा है कि समुद्र में तैरते समय एक हिमखंड का कौन सा हिस्सा समुद्र की सतह से ऊपर होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे D क्या हो जाएगा, बर्फ़ का घनत्व हो जाएगा, और सिग्मा क्या हो जाएगा, पानी का घनत्व हो जाएगा। बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, और कितना कम होता है, तो देखिए बर्फ़ का घनत्व D बराबर में होता है 9/10 सिग्मा। सिग्मा क्या है, पानी का घनत्व है। इसका मतलब कि पानी के घनत्व का 9/10 पार्ट होता है। तो यहाँ से D सिग्मा ये कितना आ जाएगा, 9/10, यानी कि V'/V ये कितना आ जाएगा, 9/10। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 10 भाग में से 9 भाग इसका डूबा रहेगा और 1 भाग इसका बाहर रहेगा। तो जो भाग इसका बाहर रहेगा उसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1/10, है ना। पूरा भाग मान लीजिए हमने इसको कितना माना है, 10 माना है। मान लीजिए कि ये पूरा 10 भाग है, तो 10 भाग में से 9 भाग इसका डूबा रहेगा और 1 भाग बाहर रहेगा। तो जो भाग इसका बाहर निकला है, बाहर निकले हुए भाग का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/10। तो दोस्तों 1/10 इसका सही आंसर होता अगर ये शुद्ध जल होता तो। लेकिन बात यहाँ पे हो रही है समुद्री जल की, और आपको पता है दोस्तों कि समुद्र का जो जल होता है वो खारा होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब कि समुद्र के जल में किसी चीज़ को तैरने के लिए कम डूबना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों आप इस फार्मूले से भी इसको देख सकते हैं कि अगर सिग्मा का मान ज़्यादा होगा और D का मान उतना ही रहे तो D अपॉन में सिग्मा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए V का मान तो उतना ही रहेगा, लेकिन V'/V का मान कम होने का मतलब कि V' का मान क्या हो जाए, कम हो जाए। इसका मतलब कि अगर डेंसिटी ज़्यादा है, सिग्मा का मान अगर ज़्यादा है, तो वस्तु कम पानी में डूबकर ही वो तैर सकती है। पानी में डूब करके मतलब कि उसका जितना भाग पानी के अंदर रहता है वो आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि V' क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि कोई नाव है, वो पहले नदी में तैर रही है और नदी से तैरते तैरते फिर वो कहाँ पे चली जाती है, समुद्र में चली जाती है। तो जैसे ही वो नदी से समुद्र में जाएगी, क्योंकि समुद्र का जल ज़्यादा खारा होता है इसलिए वहाँ पर V' का मान कम होगा, यानी कि कम आयतन ही उसका डूब करके वहाँ पे तैर सकता है। यानी कि समुद्र में पहुँचने पर नाव थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही थी समुद्र की। तो चूंकि समुद्र का जल खारा होता है तो वहाँ पे कम डूब कर ही ये तैरेगा, यानी कि ये जो बाहर आयतन निकला है वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 1/10 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए जो आंसर 1/10 से ज़्यादा है, अब 1/10 से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कि बटे में जो वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए। तो देखिए 1/6 भी 1/10 से ज़्यादा है, 1/4 भी ज़्यादा है, 1/9 भी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको 1/10 से जो थोड़ा ज़्यादा वैल्यू होगी वही वाली वैल्यू आपको लेना है। तो 1/10 से थोड़ी ज़्यादा जो वैल्यू है वो यहाँ पर है 1/9। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 1/9। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ए बॉडी फ्लोट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर इफ़ टेम्परेचर रीचेस 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए तब क्या होगा, पानी का तापमान जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब डेंसिटी कम हो जाएगी यानी कि सब सिग्मा का मान कम हो जाएगा, V' बराबर में D अपॉन में सिग्मा। जब सिग्मा का मान कम हो जाएगा, देखिए V उतना ही है, ऑब्जेक्ट का जो टोटल वॉल्यूम है वो उतना ही है, टोटल वॉल्यूम जो है ऑब्जेक्ट का वो उतना ही है।
तो V उतना ही है और D भी उतना ही है, लेकिन सिग्मा का मान क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। जब सिग्मा का मान कम होगा तो ये वैल्यू का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि D बटे सिग्मा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब चूंकि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। देखिए V उतना ही है, इसका मतलब कि V डैश को ज़्यादा होना पड़ेगा, यानी कि अब वस्तु जो होगी वो पानी में और डूब जाएगी। तो सिंपली आप, जैसे मैंने भी समुद्र वाला क्वेश्चन आपको बताया था कि अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वस्तु को कम डूब करके तैर सकती है, मतलब कि कम पानी के अंदर डूब करके वो तैर सकती है, और अगर घनत्व तो कम है तो उसको ज़्यादा डूबना पड़ेगा तैरने के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसका आंसर आप बता सकते हैं कि शरीर डूब जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसमें शरीर का वजन सबसे अधिक होगा, वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि कोई शरीर ये हवा में है, तो हवा में है तो हवा को ये डिस्प्लेस कर रहा होगा, हवा को हटा रहा होगा, तो इस पर ऊपर की तरफ क्या लगेगा, बायोन फोर्स लगेगा। और ये बायोन फोर्स, मान लीजिए नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा है W, और ऊपर की तरफ ये हवा को डिस्प्लेस करने के कारण इस पर उत्क्षेप बल लग रहा है या बायोन फोर्स लग रहा है B। तो ये बायोन फोर्स B जो होगा ये हटाए गए फ्लूइड के वेट के बराबर होता है। तो देखिए फ्लूइड की जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी B की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि ये बायोन फोर्स B बराबर में कितना होता है, V इंटू में फ्लूइड की डेंसिटी और इंटू में G। तो इसका मतलब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, डेंसिटी पर, क्योंकि G की वैल्यू सेम रहेगी सभी के लिए। V जितना वॉल्यूम ये डिस्प्लेस कर रहा है वो भी सेम रहेगा, क्योंकि पूरा ही वॉल्यूम ये इसका क्या है, हवा में है, तो पूरा ही वॉल्यूम ये जितना इसका वॉल्यूम होगा उतनी ही हवा को ये डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा, जिसका सिग्मा सबसे कम होगा उसके लिए बायोन फोर्स सबसे कम होगा, और बायोन फोर्स सबसे कम होगा तो इसका जो इफेक्टिव वेट आएगा, क्योंकि W माइनस में B होगा, ये सबसे ज़्यादा होगा। तो B जितना कम होगा उतना ही इसका वेट होगा, और B कम कब होगा, जब सिग्मा कम होगा। तो इसमें से जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी वही क्या होगा, उसी में इसका वेट सबसे ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जल, वायु। अब देखिए नाइट्रोजन, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 28। हाइड्रोजन का कितना होता है, 2। जल यानी कि H2O का कितना होता है, 18। और वायु जिसमें 78% नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है, तो इसका भी लगभग 28 ही आसपास होगा। अब यहाँ पे सबसे हल्की गैस जो है वो कौन सी है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन की डेंसिटी सबसे कम है, इसलिए इसके बायोन फोर्स का मान सबसे कम होगा, इसलिए वेट यानी कि W माइनस में B का मान सबसे ज़्यादा आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C। एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। देखिए जब कोई जहाज किसी नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा ऊपर उठता है। देखिए मैंने अभी इसका कारण आपको बताया था कि चूँकि समुद्र के पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, और पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब कि वहाँ पे जहाज़ का जो आयतन, अब देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि V डैश बटे V बराबर में होता है D अपॉन में सिग्मा, और V डैश हमेशा कम होना चाहिए V से, या D हमेशा कम होना चाहिए सिग्मा से। अब देखिए दोस्तों सिग्मा का मान ज़्यादा है, D क्या है, वस्तु का घनत्व है जो कि उतना ही रहेगा। तो अगर सिग्मा का मान बढ़ गया इसका मतलब कि D अपॉन सिग्मा का मान क्या हो गया, कम हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए तो V का मान तो उतना ही रहेगा, वस्तु का पूरा आयतन तो उतना ही रहेगा, लेकिन V डैश बटे V का मान कम होना चाहिए। इसका मतलब कि V डैश का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि अब जो V डैश होगा समुद्र में वो कम होगा। और V डैश क्या था, V डैश वो भाग था जो पानी के अंदर डूबा हुआ था। तो V डैश कम होने का मतलब क्या हुआ कि जहाज़ थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। कारण इसका दिया हुआ है कि समुद्र के पानी का घनत्व तो नदी के पानी से अधिक होता है। तो यहाँ पर एसर्शन और रीज़न दोनों सही हैं। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा A, यानी कि A और R दोनों सही है, और R A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो दोस्तों पास्कल के नियम और बायोंसी के नियम से संबंधित ये कुछ न्यूमेरिकल थे, कुछ क्वेश्चन थे जो कि लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए थे। आज का ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करिए। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।